रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में चैनल पार्टनर या कहें एजेंट बड़ी भूमिका निभाते हैं। एजेंट एजुकेटेड हों, पारदर्शी हों और उनकी जिम्मेदारी तय हो, इसके लिए रियल एस्टेट रेगुलेटर रेरा भी बाकायदा परीक्षा के बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन करता है। हालांकि अब जागरूकता और बढ़ रही है। खुद रियल एस्टेट एजेंट भी अब अपना एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। दिल्ली में रियल एस्टेट के ब्रोकर्स का एक महाकुंभ होने जा रहा है जो कि मार्च महीने में होगा। और हमारे साथ खास बातचीत करें गगनपाल सिंह जो कि हैं नेविगेट के को चेयरमैन। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि इस तरह का जो इवेंट है ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आप जैसे लोगों के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और इसका मुख्य एजेंडा क्या है? सो बेसिकली ये एक नेशनल बॉडी है, एनएआर इंडिया, जो कि एनएआर यूएस से कोलैबोरेटेड है। तो हमारे इसके अंदर 45 सिटीज़ से अबाउट 40 एसोसिएशंस इसके मेंबर हैं, और इन एसोसिएशंस के थ्रू हमारे 50,000 मेंबर्स हैं इसके अंदर। तो ये हम एनुअल करते हैं एवरी ईयर। लास्ट ईयर ये गोवा में था, इस बार ये दिल्ली में है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 डेलीगेट्स ऑल ओवर द कंट्री अटेंड करने आते हैं। ये जो चीज़ है ये इस बारी दिल्ली में जेडब्ल्यू मैरियट में हो रही है, और इसमें डिफरेंट पैनल डिस्कशंस होंगी, जिसके अंदर कि हमारे दिल्ली रेरा चीफ होंगे, और गुड़गांव और नोएडा के भी रेरा चीफ आएंगे, और कई तरह के पैनल डिस्कशन में हमारे ट्रेड से जो कनेक्टेड लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर, अब क्योंकि आपने बोला कि रेरा जैसे बड़े संस्थान, रेगुलेटर्स के लोग इसमें शामिल होंगे, कई बार ये देखने को आता है कि जब से ये रेगुलेटर्स बने हैं, क्या आपको लगता है कि वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, क्या डिस्कशन यहाँ पे होगी उसको लेकर? सो बेसिकली ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। रेरा के आने से एक ट्रांसपेरेंसी आनी शुरू हो गई है मार्केट में, और कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया है। तो आई थिंक ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर फर्दर और इम्प्रूव कर सकते हैं कस्टमर कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए। कस्टमर की ही बात दूसरी बार भी करते हैं। कई बार देखा गया है कि ब्रोकर कुछ भी बताता है, कंज्यूमर को जानकारी नहीं होती, या तो उसके झांसे में आ जाता है, या फिर हम ये कहें कि बहुत सारी चीज़ें जो ब्रोकर को खुद नहीं पता होती हैं और वो ब्रोशर पढ़ के उसने ब्रीफ कर देनी होती है। एक प्रैक्टिस सरकार ने शुरू की थी कि हम इन लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहे, कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड रहे, उसको डिसीजन लेना आसान हो। क्या कुछ और बदलने की ज़रूरत है आपको लगता है? मेरे ख्याल से एजुकेट करना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो जितना एजुकेशन ज़्यादा मिलेगा उतना ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। सो आई थिंक हम कई तरह के एजुकेशन प्रोग्राम्स भी शुरू करने की प्लानिंग में हैं, जिसमें कि हम ब्रोकर को एजुकेट करेंगे कि लेटेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इंडस्ट्री को टेक फॉरवर्ड करने के लिए। अब सर वापस से आते हैं रियल एस्टेट सेक्टर पे। तो सेक्टर को हमने देखा लगातार, हम पिछले 10 साल से एक स्टेबल गवर्नमेंट देख रहे हैं, तीसरा टर्म है गवर्नमेंट का, पॉलिसीज़ क्लियर हैं, आइडेंटिफाइड हैं, सेक्टर वाइज स्पेसिफिक। सरकार का लगातार फोकस भी है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने को लेकर, हर आदमी को घर जैसे सपने सरकार लेकर आगे बढ़ रही है। अभी क्या जो पॉलिसीज़ हैं क्या वो पर्याप्त हैं, या जो ग्लोबल टर्मोइल अभी तक दिख रहा है, अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, उसको लेकर कुछ और इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, या सरकार से कुछ और आपको उम्मीद? देखिए, ग्लोबल टर्मोइल का हमारे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारी खुद की कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है। सो जिस तरीके से गवर्नमेंट अब टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में इंसेंटिव्स दे रही है, और वहाँ पर भी अब आप देखिए तो जैसे हाई राइज़ पहले सिर्फ मेट्रोज़ में हुआ करती थी, अब टीयर 2, टीयर 3 में भी जो है हाई राइज़ बननी शुरू हो गई हैं। कॉरपोरेट सेक्टर वहाँ भी जा रहा है। सो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस ऑनगोइंग है, और ये देश को अच्छी तरफ लेके जा रहा है। पॉलिसी रिलेटेड कोई चिंता सरकार की तरफ से? देखो, ये तो ऑनगोइंग है जी। पॉलिसीज़ तो वो सोच समझ के बनाते हैं, टाइम लगता है चेंजेस लाने में। तो हम इस माध्यम के थ्रू सरकार को हमेशा यही कहते हैं कि भाई जो भी आप करें उसमें सबका बेनिफिट को देख कर करें। तो बिल्डर्स को भी बेनिफिट देखें, ब्रोकर्स का भी देखें, और कंज्यूमर का भी देखें। बिल्डर, ब्रोकर, कंज्यूमर सबका बेनिफिट देखें सरकार से। आप ये सबसे बड़ा जो इनपुट है, हम ये कहें तो आदमी जब घर लेता है तो वो अपने जीवन की पूंजी लगाता है, सरकार से, बैंक से बहुत सारी मदद लेता है। क्या ब्याज दरों में और कोई बदलाव, या फिर आरबीआई से या कुछ और स्टेप्स आप देख रहे हैं? देखिए, ये अगेन ना एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज ब्याज दर जो है वो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नहीं है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इफेक्ट करता है, और फिर आरबीआई को जो है वो हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलना पड़ता है। सो मेरे ख्याल से दे आर वेल इन्फॉर्म्ड कि इस सेक्टर से कितना पोटेंशियल है, इस सेक्टर के साथ कितने और सेक्टर जुड़े हुए हैं। आई थिंक मोर देन 50 सेक्टर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली इस सेक्टर से कनेक्टेड हैं। सो आई थिंक गवर्नमेंट को ये समझ है कि भाई हम इस सेक्टर को भी अब आगे लेकर आएँ, और जो बेस्ट से बेस्ट कर पाएँ इस सेक्टर को और ऊपर लेके जाएँ। सर, रियल एस्टेट को ये माना जाता है कि टेक्सटाइल के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, या फिर ये कहिए तो जॉब जनरेशन का सेक्टर है। क्या इस
को लेकर जो अभी इन्वेंट्रीज को लेकर चिंता थी या मार्केट्स को लेकर चिंता है या प्राइसिंग को लेकर चिंताएं हैं, कई जगह देखा जा रहा है कि प्राइसिंग का ट्रेंड घट रहा है, बड़ी प्राइसिंग पे लोग नहीं जा रहे हैं, या डिमांड्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, लग्जरी होम्स की डिमांड बढ़ रही है, बाकी जो सस्ते घर हैं अब वहाँ उनको ना बिल्डर बनाना चाहता है ना लोग खरीदना चाह रहे हैं। ये पूरा ओवरऑल जो चेंज हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं और किस तरीके से अगले 5 साल में ये बदल के दिखेगा? देखिए, ऐसा है कि जो तो मेट्रोज़ हैं जहाँ पर ऑलरेडी एक स्टेबिलिटी आ चुकी हुई है, तो वहाँ पर तो लग्जरी की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जहाँ टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं जहाँ पर कि अभी तक प्रॉपर हाउसिंग नहीं थी, तो वहाँ पर बेसिक एलिमेंट्री हाउसिंग होनी शुरू हो रही है। सो आई थिंक ये ऑनगोइंग प्रोसेस चलता जाएगा, पेनिट्रेशन चलती जाएगी और ये सेक्टर बड़े अच्छे से ग्रो करता जाएगा। एक आखिरी सवाल बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कहा कि कंजेशन जो है शहरों के आसपास से घटाने के लिए एनसीआर की तर्ज पे एससीआर बनाएंगे, यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन के आसपास के जो एरिया हैं उनको एक्वायर करेंगे और बढ़ाएंगे। नोएडा को हमने देखा, नोएडा बढ़ा था, ग्रेटर नोएडा हुआ और उसको बुलंदशहर और आगे तक बढ़ा रहे हैं। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्लानिंग है सरकार की, उससे कितना बेनिफिट होता है सेक्टर को या लोगों को? देखो, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि जहाँ पर ग्रोथ सेंटर्स थे, जो मेट्रोज थे, वहीं पर हर बंदा आ रहा था। अब क्या हो रहा है कि जब ये छोटे शहरों को भी डेवलप कर रहे हैं, तो उससे वो इंसान को यहाँ तक ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने शहर में अपनी फैमिली के साथ ही रहकर अपनी जॉब भी कर सकता है। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया स्टेप है, ये हर एक स्टेट को करना चाहिए। हर एक स्टेट के अंदर स्टेट कैपिटल बनने चाहिए, सिर्फ मतलब स्टेट रीजन बनना चाहिए, नॉट जस्ट ओनली यूपी, बट ऑल अक्रॉस द कंट्री ये होना चाहिए। इससे ग्रोथ और फास्ट चलेगी। सर, ख़त्म करते हैं इंटरव्यू को इस बात पे बोल के कि भाई नार्विगेट से आपको तमाम दुनिया के लोगों को आप लेकर आ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह वो सारी डिस्कशन होगी, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे वो रेगुलेशन हो या किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो। इससे क्या हम कोई बिजनेस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये B2B मॉडल है, इसके अंदर बेसिकली नेटवर्किंग होती है। इस सब प्रोसेस के बाद आपस में जितने लोग आते हैं वो नेटवर्क करते हैं। तो नेटवर्किंग से ऑब्वियसली एक दूसरे के बारे में मालूम चलता है, किस सिटी में कौन क्या काम कर रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, कैसे हो रही है। तो ये पोटेंशियल तो रहता है। तो नेटवर्किंग एक बहुत बढ़िया स्टेप होता है इस इंडस्ट्री को आगे ग्रो करने के लिए।